तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। ओ सॉरी, हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 साइंस का पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि ये आपका बेसिक है जो आप 11th-12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो आपकी जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो कार्बन होते हैं और उसके कंपाउंड्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, या जो भी कार्बन के रिलेटेड चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम पढ़ेंगे कार्बन के अंदर, वो है यहाँ पर बेसिक। यहीं से आपका जो भी है वो बेस बन जाएगा आगे क्वेश्चंस के लिए। तो ये बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी। अगर आप इसको समझ लोगे ना तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, इसके क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है, हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। इसकी जो वैलेंसी होती है, इसका जो वैलेंस नंबर होता है वो होता है 6। इस मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होएगा, 2 and 4। तो 4 क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हर किसी चीज़ को, हर किसी मैटर को क्या चाहिए होता है अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब किसी एलिमेंट अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होएगा तब वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में होएगा। मतलब जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि जो नोबल गैसेज होते हैं ना वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो हम उनको सबसे स्टेबल मानते हैं। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा कि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। उसके लिए क्या करेगा, इसका जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो है 10, जो कि है नियॉन गैस का। तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, 10 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, या फिर इन 4 को दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन कर ले, हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले लिया, तो एनायन कैटायन बन जाएंगे, और उनकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उसकी वजह से वापस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। और उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना उसी को बॉन्ड कहते हैं, मतलब जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे तो है ना, क्या होता है कि जैसे 2 एटम है, एक को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नोबल गैस में आने के लिए, एक के पास एक कम है, तो वो एक दे के अलग हो जाता है, वो एक ले के अलग हो जाता है। लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है ना उसकी वजह से उनको जुड़ना पड़ता है, मतलब बॉन्डिंग करनी पड़ती है, बेशक वो ना चाहे। तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड बन गया। लेकिन कार्बन जो है ना वो क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, या तो C4- एनायन बनाएगा या C4+ कैटायन। लेकिन ये दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है इस केस में। क्यों, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। C4+ बनाने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। अगर वो ये दे देगा तो उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और अगर हमें इतनी एनर्जी से कोई रिएक्शन करवानी पड़ी तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन वो हमारे कोई काम की नहीं होगी, इसलिए वो नहीं करता है। या फिर वो C4- बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो उसे होल्ड नहीं कर सकता इतने इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, लेकिन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और इतने को होल्ड करना 6 प्रोटॉन के बस की बात नहीं होती। तो क्या होगा,
ना तो ये पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। अब बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो कार्बन अब स्टेबल नहीं होएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, उसे भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। भाई मैं दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर कर लेंगे। तू भी यूज़ करियो, मैं भी यूज़ करूँगा। इलेक्ट्रॉन्स को देंगे नहीं, अपने पास रखेंगे, लेकिन शेयर करेंगे। कभी तू यूज़ करियो, कभी मैं, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो कार्बन कार्बन क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सेम केस है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में भी क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अब ये है ना, देखो ये शो करने का तरीका कि ये एक्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करती है। जितने एक्स होंगे ना, ये मतलब इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस एटम के पास। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब नोबल गैस के लिए तो वो एक ले ले, हीलियम गैस कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, या फिर वो एक दे दे, वो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, जैसे उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं इसको। ये दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो इसके पास भी दो हो जाएंगे, इसके पास भी दो हो जाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, ये इसके पास भी हो गया और ये इसके पास भी। ये शो करने का तरीका होता है कि बॉन्डिंग, इससे ही बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन दे के एक बॉन्ड बनता है तो उसे एक बॉन्ड करते हैं, और इसको शो करने के का तरीका होता है ऐसे, एक लाइन से शो किया जाता है एक बॉन्ड को। इसका मतलब एक बॉन्ड इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन का केस हो गया। चलो अब ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ें जो होती, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे पास एक अलग से वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा आपको। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन चीज़ों को पढ़ सकते, समझ सकते कि कैसे आते हैं, वो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, तो उसके पास कम हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये भी शेयरिंग करते हैं। हाँ, आयंस भी बन सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए ना एनर्जी चाहिए, हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, शेयर कर देगा, 2 इसके साथ शेयर हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसको कैसे शो करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पे 2 लाइन आ गई, 2 बॉन्ड बन गए। ऐसे नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन का केस देख लो। इसी को हम कैसे लिख देते हैं, H2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम क्या लिख देते हैं, O2, 2 ऑक्सीजन। इसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे, तो आप ये बना के देखना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तक आपको याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के अंदर। तो उसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो इन तीनों को दे देगा, शेयर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इनके खुद के हैं, ये शेयरिंग से इनके 8 हो गए, ये शेयरिंग से इसके 8 होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। और एक जो मॉलिक्यूल है शेयरिंग के साथ केवल और केवल 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4th बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी मॉडर्न थ्योरी है ना इसके बॉन्ड्स के रिलेटेड, वो क्या होती है, उसके अंदर जो बैंड्स होते हैं ना, उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि 4th बॉन्ड बनने के लिए जगह नहीं बचती। हाँ, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसके पास 4 हो, लेकिन वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, जैसे कार्बन है। इसका ये मतलब नहीं है उसके पास 1 2 3 4 है, इसके बाद 1 2 3 4 है।
तो ये पॉसिबल ही नहीं कि वो चारों चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करते। कार्बन कार्बन हम वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक बंदे के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये आपस में पॉसिबल नहीं होएगा। तो कार्बन क्या करता है, 3 तो आपस में बना सकता है मैक्सिमम बॉन्ड, लेकिन एक उसे किसी और के साथ बनाना पड़ता है। और जब हाँ, इसके बाद हम स्टडी करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं। और एक और बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ते जाओगे ना आपको मज़ा आएगा। देखना, देखो जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ेगा ना, एक बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, कहाँ पर एक बनेगा, कहाँ पर दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं कार्बन के, तो कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट, जो कार्बन है ना, हर एक एलिमेंट नेचर के अंदर है ना, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, कोई किसी के साथ बॉन्डेड, कोई किसी के साथ बॉन्डेड। तो ऐसे ही कार्बन भी अपने अलग अलग फॉर्म में मिलता है, तो जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। तो जैसे कार्बन है ना 3 फॉर्म्स के अंदर मिलता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फलरीन, ठीक है। इसका थोड़ा नाम अजीब सा है, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो देखो 3 फॉर्म्स के अंदर कार्बन मिलता है। एक होता है ग्रेफाइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। एक होता है डायमंड और एक होता है बकमिंस्टर फलरीन, ठीक है। इसको C60 भी बोलते हैं, ओके। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। इन सब के अंदर है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन आपस में ही बॉन्डेड होते हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे किसी के अंदर किसी टाइप की बॉन्डिंग, किसी के अंदर किसी टाइप की बॉन्डिंग है, तो उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ग्रेफाइट होगा, डायमंड हो गया, या बकमिंस्टर फलरीन होता है, ठीक है। तो अब इनका अलग अलग तरीका है कि कौन का किस किस का शेप होता है। तो जो डायमंड होता है ना, उसके अंदर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब उसके जो 4 अलग अलग बॉन्ड होते हैं ना, वो चारों बॉन्ड अलग अलग कार्बन से मिलके बने होते हैं। मतलब जैसे एक कार्बन है, वो दूसरे कार्बन, तीसरे, 4 कार्बन से बन गया, ये फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन से, फिर ये फिर से 1 2 3 4 कार्बन से, ये भी ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। जो कार्बन है वो ऐसे कैसे जुड़े होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो बकमिंस्टर फलरीन है, इसके अंदर कार्बन है ना पेंटागोनल होता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब याद रख लो कि ये तो इसके तो चारों तरफ कार्बन होते हैं डायमंड के अंदर, बकमिंस्टर फलरीन के अंदर पेंटागोनल होता है, और ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल होता है। बस ये याद कर लो, इतने बहुत है। और इसका एक ये नाम C60, ये भी याद रखना। इसके बाद आ जाता है कि कार्बन जो है उसका वर्सेटाइल नेचर है। इसका मतलब कोई भी एटम है ना, वो अपने आप से बॉन्ड बनाएगा ना, तो 1 2 3 मैक्सिमम 4 5 तक बॉन्डिंग बना लिया। मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, आगे से एक ऑक्सीजन से, एक और ऑक्सीजन से, एक और 4 5 ऑक्सीजन तक बॉन्ड बना लेगा। जैसे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इतने बॉन्ड बना लेगा। जैसे देख, इसके पूरी होगी वैलेंसी, हाँ यहाँ पे H जोड़ दिया है, इतने बना ले। लेकिन ऐसे नहीं कि लॉन्ग चेन। लेकिन जो कार्बन है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने आप में कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, कितने भी, कितने कार्बन को जोड़ दो आप, कोई अंत ही नहीं है इन चीज़ों का। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत लंबी लॉन्ग चेन बना सकता है खुद से ही जुड़ जुड़ के, और किसी और से भी। जो इसकी यूनिक एबिलिटी है ना कार्बन की, ये एटम्स, ये बॉन्ड बनाने की, इसको कैटेनेशन बोलते हैं। आपके पेपर में आएगा कि 2 प्रॉपर्टीज़ बताऊं कार्बन की जो उसके लिए यूनिक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। इसका अर्थ है
उसकी जो प्रॉपर्टी है ऐसे बॉन्ड बनाने की, किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, उसे कैटेनेशन बोल सकते हैं। इसके अंदर वो पूरी लंबी कितनी भी कितनी ब्रांच बना सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी की वो लॉन्ग चेन बना सकता है, और दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है कि वो किसी के भी उसके है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो वो बॉन्डिंग बनाने के लिए कैपेबल होता है किसी भी मोनोवैलेंट से, मतलब जिसकी मोनोवैलेंट होते हैं, जिसकी मोनो मतलब वन, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 हो, वो किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो वो किसी के भी साथ है ना बॉन्डिंग कर सकता है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जब भी आप पेपर में हेडिंग लिखेंगे ना कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके अंदर क्या करना है, एक प्रॉपर्टी के अंदर कैटिनेशन लिखना और दूसरे के अंदर टेट्रावैलेंसी। इसका अर्थ है कैटिनेशन होती है पावर ब्रांचिंग की, और टेट्रावैलेंसी मतलब वो टेट्रा मतलब 4 होता है, वैलेंसी मतलब उसकी 4 वैलेंसी है कि वो 4 वैलेंस बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ भी। ये 2 प्रॉपर्टीज याद रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हमारा रियल चैप्टर शुरू होता है। अब तक तो जो था वो वैसे ही चल रहा था। अब रियल चैप्टर में क्या होगा कि बॉन्डिंग कैसे होगी, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ एक टेबल याद रखो। देखो, जब किसी भी, पहले इनकी नेमिंग भी आएगी भाई, इसको क्या नेम बोलते हैं, तो देखो बहुत ईजी है। अगर पूरे जो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड हम किसे बोलते हैं, जो भी चीज़ें मिलके जब एक चीज़ बन जाती है ना, उसको कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट होता है सिंगल, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड के अंदर मान लो अगर एक कार्बन हो तो उसे मिथ बोलते हैं। नेमिंग होगी अभी कार्बन की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये याद रखो, देखो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। आप है ना बस ये 10 तक याद रखो, मैक्सिमम है ना बस यहीं तक, नॉन एन तक ही पूछेंगे। देखो, मिथ का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन हो तो उसे मिथ बोलेंगे, अगर 2 हो तो इथ बोलेंगे, 3 हो तो प्रोप। और इसको याद करना, देखो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। कुछ चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी हुई, जैसे डेक को है ना हम 10 बोलते हैं, ओक्ट को हम 8 बोलते हैं। ये 7th 8th में स्टार्ट हो जाती है कि ओक्टा, 8th को ओक्टा बोलते हैं, ओक्ट उससे, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। ये तो पहले ही पढ़ी हुई है, लेकिन जो नई है वो ये है, ये भी याद हो जाएगी। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना कम से कम 15-20 क्वेश्चंस की नेमिंग की, तो मेरी गारंटी आपको याद हो जाए, ठीक है, हो जाएंगी। और उनकी कोई ट्रिक से याद ही मत करना, भूल जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे, मैं भी नहीं भूला आज तक। बहुत ही ईजी है, देखो आपको ऐसी लाइन याद हो जाएगी, मिथित प्रोब्यूट पेंटेक्स, मिथित प्रोब्यूट पेंट, इतने याद हो जाएगा ना, वही बहुत है। और हाँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग से है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके पीछे एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो अब क्या आएगा, मान लो मेरे पास ये है, इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है, इथ, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये इथेन हो गया। अब 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तीनों में, तो मिथ, इथ, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन, प्रोपेन हो गया। और अगर कुछ भी ना दिया हो ना,
सर्टिफाई कि ये किससे बॉन्डेड है, बची हुई वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी किसने पूरी की, इसकी 3 वैलेंसी किसने पूरी की। तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडेबल है कि वो हाइड्रोजन ने पूरी की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है और वही पूरी कर देता है वैलेंसी। कभी भी ना दे ना तो ये बेसिकली अंडरस्टूड होता है कि वो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग पूरी की है। ठीक है, तो अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड होता है, सैचुरेट मतलब बिल्कुल निचोड़ देना उसको। तो बिल्कुल निचोड़ देंगे तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बचेगा। जब पूरे एटम के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड नहीं, अभी भी किस 2 कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। अगर ये तोड़ दिया हमने तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे मीथेन क्या आएगा, सिर्फ एक कार्बन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। ये क्या आएगा, मीथेन। और इसको कैसे लिखेंगे, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH और 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इथेन। इथेन में क्या होता है, इथ मतलब 2 कार्बन और बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा, सिंगल बॉन्ड है, एन लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इथेन। कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने, 6, तो C2H6। प्रैक्टिस करने से बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब चलो एक और इथेन करते हैं। इथेन, इसको ड्रॉ कैसे करोगे, पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है। इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कर दिया। कितनी वैलेंसी बच गई, 2 इसकी बच गई, वो किससे पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन से। तो इसको क्या लिखेंगे, C2 और H4। ये हो गई थी। बहुत ही सिंपल है, कहने तो लग गया, बस यही तो याद करने हैं, मिथित प्रोब्यूट और हीजली हो गया। अब ऐसे प्रोपेन में 3 कार्बन हो जाएंगे, बची वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे चलो एक और कर लेते हैं, प्रोपेन 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, एन दिया हुआ है तो कितनी वैलेंसी बच गई, 2 यहाँ पूरी होगी, 2 यहाँ पूरी कर लेंगे, H H H H H H H H। तो कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, काउंट कर लो, 2 4 6 और 8, C3H8। और ये चीज़ें याद करने की कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो N से कुछ डिनोट होती है। ठीक है, तो उसके लिए अब आगे चलते हैं। बॉन्डिंग के लिए अब क्या करेंगे, चलो 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 चलो, मैं ना NCERT देख के पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी चीज़ लीव ना हो जाए और जो भी है सारा कंप्लीट हो जाए। एक होता है बेंजीन, ये नाम बहुत सुनने को मिलेगा। बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए, जैसे डायमंड में नहीं होता है 1 2 3 4 5, 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए उसे बेंजीन बोलते हैं। और जो एक छोड़ के एक एटम उसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। सॉरी 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 सॉरी, इसको बेंजीन बोलते हैं। 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए और अल्टरनेटिव जो बॉन्ड्स है वो डबल है, जैसे ये फिर एक छोड़ के अल्टरनेटिव ये छोड़ के अल्टरनेटिव ये छोड़ के अल्टरनेटिव ये, इसको बेंजीन बोलते हैं। बची वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3, बचाओ हाइड्रोजन से, इसे कितने बने 1 2 3, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, C6H6, ये बेंजीन होता है। ये सीधा बन के भी आपस में जुड़ जाएंगे लास्ट में। ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं। स्ट्रक्चर याद रखना, 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन है, तो बची वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, डबल बॉन्ड से, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगी इनके बीच में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे, हाँ अब तक तो हमने सिंपल पढ़ा, कार्बन आपस में जुड़ गए, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए। अब हमें इसको किसी और चीज़ के साथ भी जोड़ना है। अब आ जाते ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब
जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिनके कारण ये किसी और नाम से जाने जाएंगे वो कंपाउंड, और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। वैसे तो ये 16 कुछ होते हैं, बट आपके यहाँ पर सिर्फ 5 ही ग्रुप पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो फंक्शनल ग्रुप आपके क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप दिया सबसे पहले तो हेलोजन, उसके बाद दिया हुआ है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 5 ग्रुप हैं। हेलोजन्स क्या होते हैं, जो आपका ग्रुप नंबर आई थिंक 17 होता है ना, उसके अंदर ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन होते हैं ना, उनको हेलोजन्स बोला जाता है टेबल के अंदर, इसलिए इसको हेलोजन ग्रुप नाम दे दिया गया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। अगर कंपाउंड के अंदर ये चारों आपस में अटैच हों तो उसे हेलोजन ग्रुप या हेलोजन फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। उसके बाद आती है, इनके सिंबल भी होते हैं। अगर आपको जब नेमिंग करनी है ना तो उसके अंदर ये वर्डिंग आएगी अगर ये ग्रुप अटैच्ड है, जैसे इसके लिए यूज़ होता है हेलो। हेलो मतलब अगर क्लोरीन है तो होगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो होगा ब्रोमो, जैसे LO लगेगा पीछे हेलो। बेसिकली इनको इकट्ठा मिला के हेलो बोलते हैं, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अल्कोहल में क्या होता है, ये ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं, ये सारे ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं, मतलब ऑक्सीजन से मिलके बने हुए। जैसे अगर किसी कार्बन के साथ OH जुड़ा तो उसे अल्कोहल में डाल देते हैं, इसके अंदर H अलग हो और OH अलग हो। कीटोन के अंदर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी समझाऊंगा, रुको, पहले इनका नाम याद कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ओल, अल, ओन, ओइक एसिड। ये किसके साथ लगेंगे, ये वर्ड्स लगेंगे मिथ इथ प्रोपेन के साथ। जैसे मिथ अगर ये ग्रुप लगा तो मिथेनोइक एसिड, एन सिंगल बॉन्ड है। ये लगा ओन, कीटोन, जैसे प्रोपेनोन, अल, कीटेनल, मिथेनल, ओल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। मतलब कि ये नेमिंग क्या होती है किसी चीज़ की, आप किस नाम से पहचाने जाओगे, उसके लिए वो क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ ऐसे। इसके अंदर है ना, आपको कोई अगर मान लो कंपाउंड पहचानना है क्या है, आपको नाम दे दिया जाएगा, उससे आपको कुछ बनाना है तो उसके अंदर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो इस नेमिंग से हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप धीरे धीरे करोगे तो समझ आएगा। देखो जैसे अगर किसी के अंदर कार्बन कंपाउंड के अंदर OH जुड़ा है, O और H आपस में जुड़े हो और वो C से जुड़ा हो, जैसे COH, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड पूरा है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये अल्कोहल होगी। लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अलग से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एल्डिहाइड बोला जाएगा। ये चीज़ें आपको देखो याद करनी पड़ेंगी, ये प्रैक्टिस के साथ याद होंगी, इनकी कोई वो नहीं है। हाँ नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं, अल्कोहल के पीछे OL है तो अल्कोहल OL, एल्डिहाइड के पीछे जैसे कुछ भी नहीं, इनसे सबसे अलग है तो AL बच गया तो वो एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के पीछे ON है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एसिड तो आ गया, ओइक एसिड आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, हाँ थोड़ा सा आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरी गारंटी है आपको पक्का पक्का समझ में आएगा। और एक और ख़ास बात, ये सब सफिक्स हैं, मतलब नेम के पीछे लगेंगे।
ये सफिक्स है, नेम के पीछे लगे, लेकिन ये प्रीफिक्स है, ये सबसे लगे। ये नाम के आगे लगेगा, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये पीछे लगेंगे। मीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया अल्कोहल। कीटोन के अंदर क्या होगा, एक कार्बन इधर होगा बॉन्ड, एक इधर होगा, आगे कार्बन होएगा, इधर भी कार्बन होएगा, और इस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, वो ग्रुप कीटोन बोला जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा होगा, लेकिन आगे कार्बन से नहीं, ओ एच से जुड़ा होगा। ओ एच से तो ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड हो यहाँ पे है, लेकिन वो सिंगल एच है, साथ में ओ एच है। ये ओइक एसिड है। थोड़ा हाँ डिफरेंस है बिल्कुल सब में, लेकिन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। किसके साथ ओ एच लगेगा तो ओल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर साइड में कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो, तो कीटोन बन जाएगा। ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी होमोलोगस सीरीज। तो उसके बाद आती है आपकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो अगली यूनिट है ना, वो एक CH2 से डिफर करेंगे। जैसे CH4, C2H6, इन दोनों के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस है, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। अगर कोई सीरीज CH2 से डिफर करे तो उसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। हाँ, डेफिनेशन भी ये है, अ सीरीज डिफर बाय CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड। और हाँ, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप O और OH जोड़ देंगे, ये फंक्शन, ये होमोलोगस सीरीज नहीं होती है। होमोलोगस सीरीज होती है, वहाँ पर भी OH है तो यहाँ पर भी सिंपल OH होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे CH4, C2H6। अब अगली होमोलोगस सीरीज क्या होगी, ये कार्बन ऐड कर दो, दो हाइड्रोजन, C3H8, C4H10, C5H12। ये होमोलोगस सीरीज ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको बेसिकली डिफाइंड, अगर किसी भी चीज़ को आपको इकट्ठा करके बोलना है कि, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, N यूज़ करते हैं, CnH2n, ठीक है। ऐसे इनका ये फॉर्मूला नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसको कंबाइन करके बोलना है तो ये फॉर्मूला हम ऐसे बोलते हैं। N दे दिया और दूसरा भी N की फॉर्म में, मतलब ये चीज़ें N से डिनोट हो, ताकि इसको अगर हम N की वैल्यू 1, 2, 3 या चेंज करते रहे ना, तो वो ये पूरी टेबल दे दे। लेकिन ये इसका फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था मैंने। इसके बाद शुरू हो जाता है, ये आपको फॉर्मूले बता देते हैं। जो वो मैंने बताया ना CnH2n, वो फॉर्मूला है एल्केन का, एल्केन्स का, सॉरी, ये एल्केन्स का फॉर्मूला है। मतलब एल्केन्स क्या होते हैं, C2H4, C3H6, C4H8। मतलब देखो N है, ये N का डबल है, ये N है, ये N का डबल है, इसको हम डिनोट करते CnH2n से। एल्केन्स का बेसिक फॉर्मूला, मैं ये नहीं कह रहा था कि एल्केन्स को चेक करने का भी ये एल्केन है गलत तो नहीं है, वो यही फॉर्मूला होता है। एल्केन्स का तो CnH2n, और चीज़ों का भी अभी आगे आता रहेगा, देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद नोमेनक्लेचर आ गया कार्बन कंपाउंड्स का। जैसे मैंने बेसिक तो बता दिया था, मेथित, प्रोब्यूट, पेंटेन, पेंटेक्स, हेप्टोनोन, डेक, ठीक है। अभी हम जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ना, उसके साथ में पढ़ते हैं इसी चीज़ को। तो अब देखो, मैंने ये दे दिया आपको 1, 2, 3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, इसको आप क्या लिखोगे, प्रोप, मिथ, इत, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड असम में एन। लेकिन मान लो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर क्लोरीन लगा दूँ,
फंक्शनल ग्रुप ऐसे आते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। जो 5 पड़े इनमें से आएगा आपके क्वेश्चन, और कोई भी नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे कि एक क्लोरीन आ गया, प्रोप तो है, 3 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन क्या था, हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, आगे लिखा जाएगा। क्लोरीन का नेम क्या था नोमेनक्लेचर के अंदर, नोमेनक्लेचर होता है मतलब इनकी नेमिंग, तो क्लोरीन का क्या था, क्लोरो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या आएगा, पहले क्लोरो और फिर 3 कार्बन है, प्रोप और एन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपीन। अब देखते हैं, 3 कार्बन है, सारी वैलेंसी H से पूरी करेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लिखा, OH ग्रुप लगा दिया। OH ग्रुप अकेला किसके लिए शो होता है, अल्कोहल के लिए, तो ये अल्कोहल है, इसका मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, OL, ये क्या होता है, सफिक्स पीछे लगता है, तो सबसे पहले हम सिंपल नेम लिख लेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन, और जब भी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो हम लास्ट का जो ई होता है ना, जैसे प्रोपेन, इन का ई, आइन का ई, वो हटा के और जो ये नाम होता है वो लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोल, मतलब प्रोप, एन सिंगल बॉन्ड और OL डिनोट करेगा इसको। चलो ऐसे ही सभी बनेंगे। कीटोन के अंदर क्या होगा, जैसे 3 कार्बन है, कीटोन हमेशा 3 कार्बन से स्टार्ट होएगा, 2 कार्बन से कीटोन का ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन को दोनों साइड कार्बन चाहिए, तो कम से कम प्रोपेनोन बनेगा, प्रोपेनोन, ठीक है, ना तो मिथेनोन होता है ना इथेनोन होता है, क्योंकि 3 कार्बन चाहिए होते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 3 कार्बन क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि कार्बन के दोनों साइडों से कार्बन चाहिए होता है, तभी वो कीटोन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो बीच वाले पे क्या होते हैं, डबल O, डबल बॉन्ड O, इसके तो पूरी होगी वैलेंसी, बची हुई H से पूरी कर लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हटा के क्या लगा देंगे, कीटोन का ओन, प्रोपेनोन, तो ये इसकी नेमिंग होगी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ी लेते, एक रह गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कहते हो सर प्रोप ले रहे हो, 2 का नहीं हो सकता, 2 का ले लेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक तो OH होता है और एक डबल बॉन्ड O होता है, इसके तो चारों बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के बचे हुए बॉन्ड H से पूरे कर लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन, मिथ इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम था, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एग्जांपल है जैसे 1 2 3 4, ठीक है, बची वैलेंसी H से पूरी कर लेते हैं। अब इसकी नेमिंग करो, इसका नेम होएगा, 4 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, एन, और क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है, सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कीटोन, कीटोन का नाम क्या, ओन, तो ओन लगा देंगे, ये हो गया ब्यूटेनोन, ठीक है। अब चलो एक और पढ़ लेते हैं, चलो वो प्रोपेन प्रोपाइन का भी कर लेते हैं, एक होता है 1 2 3 4 5, इसके अंदर बची वैलेंसी कार्बन हाइड्रोजन पूरी कर लिया, इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। आप वीडियो को रोक के पहले नाम देख ले, बना ले खुद से और फिर चेक कर ले क्या ठीक है क्या वो, 1 2 3 4 5, 5 का क्या होता है, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक में डबल बॉन्ड है, तो क्या होएगा, प्रोप इन, एक में भी अगर बॉन्ड चेंज हो जाए ना तो वही नाम हो जाता है, हाँ डोमिनेट बड़ा बॉन्ड करेगा, मान लो जैसे ऐसे, ओ सॉरी ये गलत हो गया ना अपना शाबाश जिसने पहचान लिया, मैं तभी कहूँ यहाँ पे भी मैं लिखते हुए ध्यान में आया, 5 को हम लिखते पेंट और डबल बॉन्ड का होता है इन, तो ये हो गया पेंटीन, सॉरी। अब इसके बाद क्या होगा, 4 बॉन्ड है,
ओ सॉरी 4 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये हो गया ब्यूटाइन। इसके बाद चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 ओ एच, एक एग्जांपल तो ये, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 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 और एक ही है। आप करो सर ये तो मैक्सिमम लास्ट में जुड़े होते हैं। हाँ मैक्सिमम आपको जो ग्रुप मिलेगा ना वो लास्ट में जुड़ा मिलेगा। तो इन दोनों के नाम बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। तो इसके नेमिंग करते हैं। चलो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोब्यूट, ठीक है। वो क्लोरो वाला बहुत कम आता है, और आता भी तो सिंपल ऐसे क्लोरो आएगा ब्रोमो आएगा तो सिंपल नेम के आगे क्लोरो लगा देना, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो वाला फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ब्यूट और फिर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, ओ इन, ई हट जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, तो ओ एल, ब्यूटीनोल, इसका नाम हो गया ब्यूटीनोल। नाम थोड़े अजीब अजीब से लगेंगे लेकिन एक बार लगेंगे प्रैक्टिस के बाद नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ग्रुप है, मिथ इथ प्रोब्यूट पेंटेक्स, मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट, देखो जल्दी नहीं बार बार चेक करो, पेंट ट्रिपल बॉन्ड आइन, ई हटा देंगे क्योंकि एक ग्रुप आ गया। तो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड, पेंटाइनोइक एसिड, ओके ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा, चैप्टर तो बहुत बड़ा है बच्चों, अभी तो नोमेनक्लेचर पूरा हो गया। हाँ यही नोमेनक्लेचर है, बस कुछ क्वेश्चन है वो आप आपके एनसीईआरटी से या कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है ना उससे कभी भी थ्योरी मत पढ़ना, थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना। और हाँ एनसीईआरटी की रीडिंग की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपका एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो किसी और चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन करना, कभी भी थ्योरी मत पढ़ना क्योंकि आप फिर उसके अंदर है ना सारा मैशअप हो जाएगा। तो आप थ्योरी यहाँ से पढ़िए या एनसीईआरटी से पढ़िए और क्वेश्चन दबा के करें, कहीं से भी करो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ सभी की होती हैं लेकिन हम मोस्टली यहाँ पर इसी की पढ़ेंगे, कार्बन की, क्योंकि ये चैप्टर है ना कार्बन से रिलेटेड है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आई थिंक, तो देखो कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन, यही 4 प्रॉपर्टी दी है। सबसे पहले कंबशन, ये चीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए होंगे और ये बहुत ईजी, इनको जल्दी जल्दी करते हैं, ये कोई वो नहीं है। तो कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ का जलना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, CO2, प्लस हीट भी देगा और लाइट भी लिख सकते हैं। हीट या तो हर एक रिएक्शन में ली जाएगी या दी जाएगी, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि कोई भी अगर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड बने हैं तो कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड बनाने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए, तो इसलिए तो ये हीट गई होगी या ली गई होगी। उसके बाद आता है अपने पास CH4। CH4 क्या होता है, एक कार्बन, मिथ सबके बीच में 4 है, सिंगल बॉन्ड होएगा तो मीथेन, तो मीथेन प्लस O2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमेशा मैक्सिमम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ज़रूर बनेगा, ठीक है। और हीट तो निकलेगी, हीट प्लस लाइट। तो जब भी जो बेसिक कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, जैसे ये कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूर निकलेगा। अमाउंट डिपेंड करती है कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, वो आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 कर देंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। अगर आपको बैलेंसिंग सीखना है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको बैलेंसिंग भी मिल जाएगी। और जो आपकी 10th क्लास की साइंस है ना, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये जो बीच की चीज़ें ये कुछ ऐसे खास नहीं आती। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की आपकी सिर्फ एक रिएक्शन दी है, वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो फर्स्ट चैप्टर में करवा दिया मैंने। यहाँ पर बेसिक आप एक ही रिएक्शन कर ले। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब कहीं भी धक्के से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना वहाँ पर,
कैसे भी हो। तो जैसे एक रिएक्शन दी है CH3CH2OH, और जो ऑक्सीडेशन होते हैं ना उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। और इसके अंदर कैसे 2 कैटलिस्ट दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप समझ नहीं सकते, याद करनी पड़ेंगी। हाँ, प्रैक्टिस के साथ याद हो भी जाएंगी। जैसे एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक, KMnO4। और हीट तो आप हमेशा लिख दीजिएगा क्योंकि हीट चाहिए होती है, या तो ये हो या फिर एसिडिफाइड। ये चीज़ें है ना कोई नहीं पूछता, बस एक बार दी हुआ है, एक बार इनको नज़रों में से निकाल लेना। हाँ, हो सकता है चांसेस आ भी जाए, लेकिन वैसे नहीं आती। तो ये कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं ऑक्सीडेशन कराने के लिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ेगी। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगी वो हमें ना इसका अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ ऑक्सीजन आएगी। वो चीज़ें ना आप 11th-12th में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूरा यही है। आप इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, कहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, कहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन एक बात है, इतना मज़ा आता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, बहुत ईजी लगती है अगर आपको पता हो कि कहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, आप वो वहाँ से मार पिटाई करके वापस ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और क्या कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन को ले आओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन कहीं और कूद कर चला जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, गलती हो गई, एक गलत बात बोली, आपने नोट किया क्या? जिसने किया वेरी गुड। ऑक्सीजन तब आएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसको 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ से है ना उड़न छू H2 निकल जाएगी, H2 रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। और वहाँ पर क्या आएगा, इनके अंदर ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन दे, ये अपने ऑक्सीजन निकाल के धक्के से यहाँ बैठा देते हैं और ये चीज़ें बन जाती है। अगर पेपर में कोई और भी रिएक्शन आ जाए तो एक बात ध्यान रखना, H2 को उड़ाना और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के वहाँ पर ऑक्सीजन रख देना जहाँ से H2 को निकालना है, ठीक है। उसके बाद आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, किसी चीज़ को एडिशन मतलब किसी चीज़ को ऐड करना। ऐड करने में क्या होगा, जैसे देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हम तो यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पर आर दिया हुआ है। आर का क्या मतलब होता है, कोई भी चेन कार्बन की, जैसे आर का मतलब होता है वो CH2 भी हो सकता है 3, आर का मतलब हो सकता है वो CH2CH3 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन हम सिंपल हाइड्रोजन से करेंगे इसलिए याद हो जाएगा। एडिशन के अंदर क्या हम करेंगे, मोस्टली हम हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे। अब डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, हम इसको सैचुरेटेड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन चेपेंगे। तो इसके लिए ना हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये कैटलिस्ट है जो यूज़ होता है एडिशन रिएक्शन में। ये कैटलिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, कितने तो हैं, एक ये है और एक ये है बस। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया, इसको भी एक H चाहिए, इसको भी एक H चाहिए, 2 H चाहिए, 2 H यहाँ पर है, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक इसके पास जुड़ गया। तो ये एडिशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही अगर कहीं पर भी आ जाना तो उतने ही H2 लिख देना। अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड और होते तो यहाँ पर 2H2 यूज हो जाती, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 वहाँ, ऐसे टूटता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी चौथी रिएक्शन होती है सब्सटीट्यूशन। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब होता है, किसी की जगह पर किसी और चीज़ को रख देना। जैसे हमारे पास है मीथेन और क्लोरीन, तो क्या करेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी आकर हटा सकता है। मैक्सिमम जो चीज़ है वो इसको मूव कर देती है, इस हाइड्रोजन को, और अपने आप को वहाँ पर बिठा लेती है अपना आपको स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर क्लोरीन है ना,
जो क्लोरीन वगैरह की रिएक्शन होती है ना हैलोजेंस की, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये हमेशा याद रखना। जो भी हैलोजेंस की रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अक्कर करती है। तो क्या आएगी, सनलाइट जो है ना वो गिरेगी, सनलाइट के अंदर क्या होती है, एनर्जी इसको मिलेगी। एनर्जी के कारण क्या होगा, इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, वो बॉन्ड क्या है, सिंगल क्लोरीन हो जाएंगे। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, अपना क्लोरीन को क्या चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन आएगा यहाँ अटैक करेगा, इसको उड़ाएगा और अपने आप को बिठा देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3, 3H और एक क्लोरीन, CH3Cl। और बाहर क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन बचा हुआ था, ये यहाँ पर आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HCl। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक को निकाल दिया और एक को खुद को बैठा लिया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये आपकी रिएक्शन पूरी होगी। इसके बाद आएगा बच्चा प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और फिर आपका चैप्टर थोड़ा सा बस एक लास्ट में क्या होती है, सोप फॉर्मेशन, सोप एंड डिटर्जेंट। ये आई थिंक आपका कट चुका है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल ये भी शायद कट चुका है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। अगर आपकी है तो पढ़ लेना, नहीं है तो छोड़ देना। तो सोप के अंदर तो क्या होता है कि सोप और डिटर्जेंट्स और छोटा टॉपिक है वो पहले कर लेते हैं। अगर इसके बारे में लिखना भी आ जाए ना तो आपको पता हो, डिटर्जेंट्स। ओके, तो डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है, इनके अंदर मिसेल्स फॉर्म होते हैं। मिसेल्स क्या होते हैं, देखो मोटा मोटा मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ लेना। इसके अंदर क्या होते हैं, जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं ना वो भी कोई कंपाउंड होगा। तो उस कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। जब आप उसको रब करते हो ना वो झाग से उठते हैं, वो मिसेल्स होते हैं। मतलब कि ये जो चेन है ना, ये कोई भी कार्बन की चेन है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड होएगा वो ये चेन होती है। यहाँ पर कोई भी एटम होएगा, जैसे Na+ हो गया, तो ये क्या करते हैं, ऐसी चीज़ फॉर्म हो जाती है, इसको मिसेल बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ये जो पार्ट होता है ना हाइड्रोफिलिक होता है, और ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा पार्ट फिलिक होता है, कौन सा पार्ट फोबिक होता है। वैसे ना हर एक चीज़ के एक्सप्लेनेशन होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे जितना आपको समझना होता है ना उतना समझा देते हैं, और जो आपको याद करना तो याद करने का बोल देते हैं। हाँ, अगली क्लासेस में आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, क्योंकि ये क्या होता है, लेकिन अभी आपको याद करना आएगा। तो हाइड्रो का मतलब, इसको ये याद बता सकता हूँ, फिलिक क्या होता है, फोबिक क्या होता है। देखो हाइड्रो मतलब होता है वाटर। हाइड्रो जहाँ पर भी यूज़ होएगा वो में, वैसे कोई भी नेमिंग होती है ना, वो ऐसे तो नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी नेम कर दिया। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में मिली होंगी, कोई ना कोई उनका मीनिंग होएगा कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तब वो नाम दिया गया। तो हाइड्रो का दूसरी लैंग्वेज के अंदर मतलब होता है वाटर, और फोबिक का हमेशा मतलब होता है हीटिंग, जिससे डरता हो। जैसे किसी चीज़ का ऐसे नहीं कह देते इसको इस चीज़ का फोबिया है, डर है, तो इसको हाइड्रो यानी वाटर से फोबिया है, ये पानी से डरता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब इसको पानी पसंद है। तो क्या होता है, जो आपका क्लॉथ है उस क्लॉथ के ऊपर कोई भी जो वो होता है ना डर्ट, वो ऑयल है, ये वाटर है। अब जब सोप घुलेगी पानी के अंदर तो क्या होगा, ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक, वो पानी को हेट करता है, वो इसके पास नहीं रहना चाहेगा, पानी में नहीं रहना चाहेगा, तो वो किसी और चीज़ को ढूंढेगा। और ऑयल क्या होता है, वाटर का एंटी होता है, तो ये पार्ट आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि इसको पानी से डर लगता है तो वो इससे चिपक जाएगा। लेकिन इसको पानी पसंद है, हाइड्रोफिलिक पानी को पसंद करता है, तो ये वाला पार्ट पानी में रहता रहेगा। तो प्रोसेस कैसे होगी, जैसे ये डर्ट है, ऑयल है, तो ये जितने भी है ना ये इसके आके चिप जाएंगे, ऐसे पानी में से आएंगे और वो ऐसे चिपकते रहेंगे। इसके यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, चिपकते रहेंगे। जो भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो यहाँ पर आके चिपकेगा। तो क्या आएगा, वो इसको उठा लेंगे,
जितने भी सारे कोशिश करेंगे भाई सारे इसके चिपक जाए। ये डायग्राम बना देना, बहुत नंबर मिल जाएंगे इसके भी अगर कुछ भी आना हो। तो वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के चिपक जाएंगे। अगर वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के चिपक जाएंगे तो ये क्लॉथ था आपका, उससे वो उसको चिपका के अलग ले गए, तो क्या हो गया आपका वॉश, आपकी जो क्लॉथ है वो वॉश हो गया। इसे वॉशिंग एक्शन ऑफ सोप या एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या ऐसी चीज़ें बोलते हैं। डर्ट पड़ी है, ये आप डिटर्जेंट डालोगे, मिसेल्स फॉर्म होंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इसके जाके चिपकेगा तो वो चारों तरफ इसको ऐसे बाइंड कर लेंगे, इससे अलग हो जाएगा बाइंड करनेंगे तो, और वो अलग हो जाएगा। इसको सोप क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक बच गया बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। तब आपकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एक तो इथेनॉल की और एक दी हुई है किसकी, इथेनोइक एसिड की। पहले तो इनकी नेमिंग बनाएंगे, नेमिंग करो। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, ऑल मतलब OH जुड़ा हुआ है, बचे हुए हाइड्रोजन। इसकी नेमिंग बोलना C2H कितने, 1 2 3 4 5, ये इथेनॉल हो गया। इथेनोइक एसिड 2 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इथेनोइक एसिड क्या होता है, जल्दी बता, जल्दी 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 जल्दी। डबल बॉन्ड एक OH, ये इथेनोइक एसिड हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, C2 हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, बोलो। ऐसे भी लिख सकते हैं C2H3, C2H3, नहीं 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 नहीं, ऐसे भी नहीं लिख सकती, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, जब आपको ऐसे दिया जाए, ऐसे बनाना पड़े, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा और कैसे, वो आप बड़ी क्लास में सीखोगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप इतना याद रखो, आपको बनाना आता है 2 कार्बन और 1 एसिड के लिए ये जोड़ देंगे और बचे हुए हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये लिक्विड होता है। जब भी हम कहें ना कोई भी मैटर लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, इसका मतलब है कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें हैं याद करनी पड़ेंगी, आज ये तो लिख देना, ठीक है। जैसे कि हाँ, अब इथेनॉल है, ओल है, मतलब ये एक अल्कोहल है, तो इसका क्या यूज़ होएगा, अल्कोहल का क्या यूज़ होता है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, वाइन बियर वगैरह, उस चीज़ के अंदर इसको पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर ऐड होती है, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज़ होती है। हाँ, ये गुड सॉल्वेंट है, तो ये बहुत सारे जैसे मेडिसिन्स में यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं अल्कोहल है तो पीने के ही काम आएगी। हाँ, ये एक्चुअल में मेडिसिन ही होती है, सारी चीज़ें जो भी आज के टाइम पे नशे बना रखे हैं ना, वो मेडिसिन के तौर पे इजाद हुए थे, लेकिन लोगों को क्या हुआ, उसको मज़ा आने लग गया, तो वो उसको एक गलत तरीके से यूज़ करने लग गए। तो अल्कोहल का यूज़ होता है बहुत सारी दवाइयों में, जैसे आपकी खांसी वगैरह की दवाई होती है उसमें भी बड़ी होती है, तो जैसे टिंचर आयोडीन बनता है ना, उसके अंदर भी यूज़ होती है। कफ सिरप्स हो गए, कोई भी टॉनिक हो गया, बहुत सारे टॉनिक्स हैं उनके अंदर ये यूज़ होती है। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आगे, यूज़ के अंदर आगे, जैसे कोल्ड सिरप्स उसके अंदर यूज़ होती है, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर इनके अंदर यूज़ होती है। उसके बाद लोग फिर भी पीते हैं क्योंकि ये बंद है, लेकिन फिर भी लोगों को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक ऐसी लत है जिसको हटाना बहुत मुश्किल है और इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है। ये कैसे, अल्कोहल कैसे काम करती है, आपकी सेल्स को वीक कर देती है और उसके कारण क्या होता है, आपको नशा होता है। वीक होने के कारण क्या होता है, आप स्ट्रेस भूल जाते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है। और अगर आपकी सेल्स कैसे वीक करती रहे ना, तो आपकी बॉडी डैमेज होगी और उसके कारण कभी ना कभी आपकी डेथ होगी, क्योंकि सेल्स कमज़ोर हो चुके हैं, रिएक्शन कर नहीं सकते अब वो, अब किसी चीज़ से वो लड़ नहीं सकते, तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी ना, वो आपको तभी मार देगी। ऐसे वर्क करती है अल्कोहल। तो इसकी जैसे 2 रिएक्शन दी हुई हैं, रिएक्शन विद सोडियम, वो पढ़ लेते हैं।
और एक रिएक्शन दिया है कि भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। इसकी हेल्प से आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे वो तो हमने पढ़ ली थी एडिशन रिएक्शन के हिसाब से हम अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बना रहे थे, लेकिन अब हमें सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इथेनॉल को एज एन कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हम सोडियम ले लेंगे। ये अमाउंट डिपेंड करती है बैलेंसिंग के ऊपर, ये आपको बैलेंसिंग चैप्टर से सीखनी पड़ेगी। देखो अब हमारे पास क्या, इथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, ये सोडियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना अपना एक्स्ट्रा, इसके पास Na प्लस बनाना है, तो ये इस हाइड्रोजन को भगाएगा यहाँ से, खुद यहाँ आके बैठेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि हाइड्रोजन बिक गया बॉन्डिंग से, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये खुद पॉजिटिव बना लेगा। लेकिन अब ये जाना चाहता है क्योंकि इसकी वैलेंसी ये अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, लेकिन क्या होगा, इनके प्लस माइनस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में जुड़ गए और ये क्या हो गया, वो बन गया। और ऐसे ही क्या बनेगा, कुछ तो स्टेबल होना चाहिए। अब हाइड्रोजन भी कह रहा है मैं भी स्टेबल होऊंगा, अब मैं इसको वापस हटाता हूँ, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे दो कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन एक में से निकलेगी, एक में से निकलेगी, दो सोडियम एक के साथ चिपकेगा, दूसरा सोडियम दूसरे के साथ, दो हाइड्रोजन निकलेंगे, वो H2 बना के और रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बनेंगे, जैसे आपके पास CH3 CH2OH, इससे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं। सॉरी मैंने कैटलिस्ट बोला था, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम नहीं करता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हॉट और कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए। H2SO4 कैटलिस्ट है। अब इस हॉट क्यों लिया, कंसनट्रेटेड क्यों लिया, ये आप 11th-12th में पढ़ेंगे। तो इससे जो रिएक्शन होएगी उससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा, वो H2 बना लेंगे और यहाँ पे जो जगह बच जाएगी उससे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन ये होगी। अब बच गया इथेनोइक एसिड। जो इथेनोइक एसिड है ना, इसको कॉमनली एसिटिक एसिड बोला, आपने सुना भी होगा। तो ये एक एसिड है। एसिड मतलब देखो, आपने विनेगर सुना होगा, सिरका, विनेगर इसी से बनता है। जब हम 5 से 8% इसका इथेनोइक एसिड प्लस जो बचा हुआ पार्ट वाटर ले ले, उसे ही विनेगर बोलते हैं। मतलब देखो, जब आपके पास विनेगर अब कितना खट्टा होता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड अर्थात इथेनोइक एसिड की 5 से 8% कंसनट्रेशन होती है। मतलब 5 से 8% अमाउंट में इथेनोइक प्रेजेंट होता है, वो विनेगर होता है। तो इसलिए में कितना खट्टा होता होगा, तो उसको हम विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड एक तो यहाँ पर यूज़ हो गया। दूसरा, इसको, इस विनेगर को कहाँ यूज़ करते हैं, पिकल्स के अंदर डालते हैं। कई बार जैसे आपने चाउमीन खाई होगी वो भी डालते हैं। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। मतलब प्रिजर्वेटिव मतलब जो चीज़ को बचाए रखे, चीज़ को, आपके जो पैकेट फूड आते हैं ना, वो ख़राब क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो लंबे टाइम तक। तो ये पिकल्स के अंदर डलता है ताकि पिकल ख़राब ना हो अचार आपका, और वो बचा रहे। ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। इसके बाद भाई इसका वो तो कुछ मेन काम नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इसकी रिएक्शन दी है, तो इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। तो एक तो होती है एस्टेरिफिकेशन। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस ये याद कर लेना, पक्का आएंगी अगर आएंगी तो। एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, ईस्टर का बनाना। ईस्टर क्या होता है वो देखें। देखो, आपकी दो ही चीज़ें पढ़ाई गई इस बार। एक तो नॉर्मल नेचर है, जिसके अंदर आप नॉर्मल कार्बन के कंपाउंड है उसकी नेमिंग करते हो। लेकिन अब आपको दो ऐसे कंपाउंड पढ़ाए गए हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, उनके काम कहाँ यूज़ होते हैं, उनकी रिएक्शंस, दो ही कंपाउंड पढ़ाए गए हैं। इनको अच्छे से याद कर लो यार, कितना ही बड़ा है, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो इस स्टेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों को ले लेते हैं। देखो, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन दोनों को लेके जब रिएक्शन कराई जाती है एसिड की प्रेजेंस में, तो एक कंपाउंड बनता है। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दो।
इसको एस्टर बोलते हैं। इनकी रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एस्टर। चलो समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ से जो ये सर आपको कैसे पता, बच्चा 11th-10th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, कहाँ से क्या चीज़ टूटेगी, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, किसकी वजह से क्या होगा, तो पता चल जाएगा। लेकिन अब मोटा मोटा याद रखो। देखो एस्टो निकालना है, क्या करें, यहाँ से एच उड़ा दें। यस सर एक चीज़ याद है, 2 ऑक्सीजन होते हैं एस्टर के अंदर, हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, वो यहाँ पर है, डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन है, ये OH अलग से जुड़ा हुआ है। तो क्या करें, इस एच को उड़ा दिया सर। अब क्या करें, एक एच और एक और चाहिए, तो क्या करेंगे सर, यहाँ से OH उड़ा देंगे। ये दोनों मिलके क्या करेंगे सर, H2 बना लेंगे। बचा हुआ क्या आएगा सर, ये O बचा, इसको बॉन्ड चाहिए। यहाँ पर सर एक कार्बन भी बचा हुआ है जिसको बॉन्ड पूरा करना है, जो OH से जुड़ा हुआ था। वो क्या करेगा, ये कार्बन उठ के आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। क्या हुआ, CH3COO CH3COO CH3CH2, ये कार्बन क्या आएगा, यहाँ पे आके जुड़ गया O से सर, ये जुड़ गया CH2 CH3, ईस्टर बन गया। बहुत ईजी था। अब ईस्टर का यूज़ क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में, और इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। तो फ्लेवरिंग एजेंट में कितनी काम की चीज़ है हमारे लिए, परफ्यूम में यूज़ हो रहा है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो हमारे लिए काम की चीज़ है ना ईस्टर। तो हमें वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो हमारे डेली उसमें यूज़ होती है। तो ईस्टर का ये काम होता है, और वो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को मिला के बनता है। अब इसकी 2 रिएक्शन और हैं, 2 रिएक्शन और क्या हैं, एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस, 2 नहीं है। चलो एक रिएक्शन और पढ़नी है और फिर चैप्टर ख़त्म। रिएक्शन विद बेस, अगर हम इथेनॉइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करें, बेस मतलब NaOH ले लेते हैं, CH3COOH इथेनॉइक एसिड, अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना तो ये बन जाएगा, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। ये हाइड्रोजन उड़ा देंगे, ये OH उड़ा देंगे, ये दोनों मिलके H2 बना लेंगे, फिर ये O बच जाएगा, Na बच जाएगा, तो ये क्या करेंगे, CH3COO माइनस Na प्लस और H2। बस कितनी मुश्किल है। यहाँ से वाटर निकल गया, आपकी तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर निकालना है। यहाँ पर वाटर निकालना था, वाटर निकाल दिया, बचा हुआ डबल बॉन्ड बना दिया जहाँ पर जगह बच गई। यहाँ पर क्या था, H हटा दिया, H2 हाइड्रोजन निकल गई। अब वो H तो नहीं है हमारे पास, वाटर नहीं निकल सकता, तो क्या निकल सकता, H2 हटा दिया, Na आ गया। यहाँ पर H2 उड़ा दिया, यहाँ पर ये आपस में बॉन्ड कर दिए, यहाँ पर H2 उड़ा दिया और आपस में जोड़ दिए, हो गया। क्या ही था, बहुत ही ईजी है। जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका चैप्टर पूरा। ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं। एक और रिएक्शन है बच्चा, ये क्या बची है, हाँ यहाँ पर बची है। तो चलो एक रिएक्शन और बच गई, सॉरी मैंने अभी देखी। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन और हाइड्रोजन इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो देखो CH3COOH इथेनोइक एसिड, CH3COOH कार्बोनेट। अब कार्बोनेट्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर CO3 हो, तो Na2CO3, ये है कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जिसके अंदर कार्बोनेट भी हो, CO3 भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो क्या करेंगे, एक सोडियम को हटा देंगे, हाइड्रोजन ले आएंगे, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके बीच की रिएक्शन में क्या करेंगे बताओ जल्दी। फिर से हाइड्रोजन को उड़ा देंगे, हाइड्रोजन उड़ा देंगे तो क्या आएगा, सोडियम आ जाएगा, सोडियम को उड़ा देंगे, ले आएंगे, क्या बची हुई चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे। मोस्टली आपके यहाँ पर CO2 और H2 ही बनता है। फिर से CH3COO Na H2O CO2। अरे करना ही नहीं है आपके, तो क्या ही है, दोनों जगह से हाइड्रोजन निकाल दी तो क्या आएगी, सोडियम आके जुड़ जाएंगे, बची हुई क्या बन जाएगी, सोडियम यहाँ से जुड़ जाएगा। CO3 है, CO3 में से O निकल जाएगा, CO2 बन जाएगी। एक O क्या करेगा, वो एक O क्या करेगा, यहाँ से जो O बच जाएगा उसको 2 H चाहिए ताकि वो H2 बना ले, तो ये एक H सर से चला जाएगा, एक और H से निकल जाएगा, और ये 2 सोडियम 2 कंपाउंड से जाके मिल जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, सेम थिंग है, पनीर यहाँ पे 2 की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पर एक H यहाँ से चला जाएगा, एक H ये मिल जाएगा, ये सोडियम यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा और यहाँ से जो O निकल जाएगा वो H2 बना लेगा और जो बच गया ये कार्बन और ये एक ऑक्सीजन निकलने के बाद CO2 यहाँ पे बच जाएगा। ये CO2 रिलीज़ होगी और ये वाटर बच गया। ठीक है, और ये लो हो गया आपका चैप्टर फिनिश। बस इतना ही था, ये पढ़ लिया ना आपने, समझ लो बेड़ा पार है आपका। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आए, जो पार्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देख ले। ओके बाय टाटा।